गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कुछ क्वेश्चंस हैं आपके प्रैक्टिस के लिए हैं। हाँ, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में ही है। मैंने पेन कहाँ रखा? बिट्टू सर पेन है उधर? चलिए स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चंस हैं हमारे वो आपके यूकेपीएससी जेईई जो उत्तराखंड का जेईई का एग्ज़ाम 2022 में हुआ था, जो पेपर यहाँ का कैंसिल भी हो गया था, दोबारा ये एग्ज़ाम आपका उसी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के। क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा और कोशिश कीजिए कि आंसर दीजिएगा, ठीक है। मैक्सिमम चीज़ें पढ़ाई हुई हैं, मैक्सिमम क्या यूकेपीएससी में तो सभी कुछ पढ़ाया हुआ है, बाकी जिनको नहीं पढ़ा है उनको बता देंगे। डोपिंग की बात की है कि डोपिंग या बाय द डोपिंग कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर, किसी अर्धचालक में डोपिंग करने से, ठीक है। डोपिंग की अगर मैं बात को करता हूँ कि डोपिंग करने से क्या फ़र्क पड़ता है, हमने जब स्टार्टिंग से देखा था, ध्यान से सुनिएगा चीज़ों को जिसको याद नहीं है, ठीक है। हमने क्या कहा था कि हमारे पास शुरुआत में जो सेमीकंडक्टर था वो कौन सा था? आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था, शुद्ध अर्धचालक था। इसको जब हमने पढ़ा था, आगे हमने देखा था, तो हमने एक बात कही थी कि इसकी एक मुख्य कमी थी, मेजर ड्रॉबैक था। हाँ, मेजर ड्रॉबैक इसके लिए हमने क्या कहा था? मुख्य कमी क्या कही थी कि इसकी जो कंडक्टिविटी होती है वो कम होती है, ठीक है। लेस कंडक्टिविटी था, सभी लोग बोलते रहिएगा। तो कंडक्टिविटी कम थी, तो फिर हमने इसके बाद क्या कहा था कि कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम इसमें क्या करते हैं? कुछ इम्प्योरिटी को, अशुद्धि को मिलाते हैं, ठीक है। हमने कहा था इम्प्योरिटी को क्या करते हैं? ऐड करते हैं। अशुद्धि को मिलाने की इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? डोपिंग कहते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ से क्या कहा कि हमारे पास जो मेजर कमी थी वो थी लेस कंडक्टिविटी, और इस कंडक्टिविटी से निकलने के लिए हम क्या कर रहे थे? डोपिंग कर रहे थे, या इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए हम लोग डोपिंग कर रहे थे। तो इसका मतलब एक बात समझ आई कि डोपिंग हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारी कंडक्टिविटी बढ़ सके। तो फिर हमने कहा भी था कि डोपिंग जितनी आप करेंगे, ये डोपिंग करने से हमारा क्या बढ़ता है? कंडक्टिविटी बढ़ता है, ठीक है। तो ये हमारे पास रिजल्टेंट बात निकल के आई थी कि डोपिंग करने से कंडक्टिविटी या चालकता बढ़ती है। तो यहाँ आपका जो आंसर आना था दैट इज ऑप्शन सी होना था कि डोपिंग करने से कंडक्टिविटी बढ़ती है। टोटल क्वेश्चन जो आपके उत्तराखंड के एग्जाम में इलेक्ट्रॉनिक्स के रहे थे वो लगभग 46-47 क्वेश्चन रहे थे। बहुत बल्क में क्वेश्चन था, 46-47 क्वेश्चन। क्वेश्चन का लेवल यही था, बहुत बेसिक लेवल था। अगले क्वेश्चन को देखिएगा, सभी लोग आंसर देने की कोशिश जरूर करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखें और दें आंसर। द एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड। तो ये एनर्जी गैप की डेफिनेशन है एक तरह से, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का गैप को पूछ रहा है इन जर्मेनियम देन इन सिलिकॉन। तो कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन टेस्ट में भी था शायद, ठीक है। तो वही क्वेश्चन थोड़ा सा वेरी कर रखा था कि हमें बताना क्या है, एनर्जी गैप की बात की है, और ये तो नॉर्मल डेफिनेशन है कि वैलेंस और कंडक्शन के बीच का। तो जब हमने एनर्जी गैप को पढ़ा भी था, जब हमने एनर्जी गैप की बात की भी थी, तो मैंने सिंपल सी बात की थी कि हमारा कुछ इस तरह से ऊर्जा बंध या फिर ऊर्जा गैप डायग्राम था, ठीक है। एक्स एक्सिस पर फर्मी फंक्शन होता है, वाई एक्सिस पर एनर्जी होता है, अपर एनर्जी लेवल कंडक्शन बैंड होता है, लोअर एनर्जी लेवल वैलेंस बैंड होता है, दोनों के बीच का गैप एनर्जी गैप होता है, यही था। दूसरी बात कही थी ये गैप कैसा होना चाहिए? कम से कम होना चाहिए। किसमें सबसे कम होता है? कंडक्टर में। सबसे ज़्यादा इंसुलेटर में। वेरी गुड। अब देखें, ये तो हमने जनरल सी बातें कही। अब यहीं से आगे अगर मैं लेकर चलता हूं, तो मैंने क्या कहा कि एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड इन जर्मेनियम देन इन सिलिकॉन। तो मैं पहले अलग अलग लिख लेता हूं कि अगर मैं जर्मेनियम के लिए बात करता हूं, दोनों को एक ही टेम्परेचर पर लेके चलना। मैंने जर्मेनियम के लिए कहा, तो जर्मेनियम के लिए आता है 0.785 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और अगर इसी बात को इसी टेम्परेचर पर सिलिकॉन के लिए देखता हूं तो कितना था? 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किस टेम्परेचर पे बात चल रही है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर या 0 केल्विन टेम्परेचर पर, सही है। तो इस हिसाब से अगर मैं देखूं तो मुझे एक बात क्लियरली विजिबल हो रही है कि सिलिकॉन के केस में ये गैप मेरा ज़्यादा है, ठीक है, और जर्मेनियम के केस में ये गैप मेरा कम है। अब मैं अपने क्वेश्चन पर आता हूँ, और इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा सा लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना।
इन जर्मेनियम देन इन सिलिकॉन, कि जर्मेनियम में बताना है सिलिकॉन की अपेक्षा। तो जर्मेनियम में कैसा होता है आपका, कम होता है, यही था। तो उस हिसाब से क्या आ जाएगा कि स्मॉलर इन जर्मेनियम एज कंपेयर टू सिलिकॉन, कि सिलिकॉन की अपेक्षा जर्मेनियम में कम होता है। इतना सही है, ऑप्शन ए आंसर हो जाना था। सही है इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीज़ों को ध्यान से देखते रहें, कोशिश करें कि नोट्स ना देखें, आप अपने आप को चेक कीजिएगा कितना याद है। ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन नहीं है, समझदारों ने यहाँ रख दिया वो अलग बात है। ठीक है, क्वेश्चन आपका या तो ट्रांजिएंट एनालिसिस में आता है या फिर कंट्रोल सिस्टम में आता है। ठीक है, जहाँ पे हमारा लैप्लास चल रहा होता है। मुझे पूछ रहा है कि इंडक्टर के केस में, ठीक है, या इंडक्टर के लिए डज नॉट अलाउ द सडन चेंज ऑफ, कि इंडक्टर किसका अचानक से परिवर्तन अलाउ नहीं करता है। तो हमेशा याद रखें, अगर मैं इंडक्टर की बात करता हूँ, मैं थोड़ी देर के लिए फॉर्मूला ही लेकर चलता हूँ। तो वोल्टेज V इज इक्वल टू क्या होता है आपका, L इंटू डी आई बाई डी टी, होता है ऐसा कुछ। ऐसे अगर मैं कैपेसिटर के लिए, संधारित्र के लिए बात करता हूँ, क्या होता है, I इज इक्वल टू सी डी वी बाई डी टी, पक्का। यह ऐसे होता है, V इज इक्वल टू 1/C, यह ऐसे होता है, दोनों होते हैं। ठीक है, अगर डिफरेंशिएशन के टर्म्स में लिखोगे तो ये आएगा, वो अगर आप इंटीग्रेशन के टर्म्स में लिखोगे तो ये आएगा। इसी बात को कह सकता हूँ, करंट निकालोगे तो ऐसे आएगा, वोल्टेज निकालोगे तो ऐसा आएगा। ये जनरल रिलेशन होता है, आप लोगों ने ये पढ़ा भी होगा। ठीक है, अब इसी बात को अगर प्रोसीड करता हूँ, ये एक रिलेशन था। अब मुझे दो स्टैंडर्ड बातें याद रखनी है कि अगर मैं यहाँ से लेकर चल रहा हूँ, मुझे पूछता है अचानक से चेंज किस में नहीं आता है। ठीक है, तो सडन चेंज की बात करता है, सडन चेंज को नॉट अलाउ की बात करता है, कि सडन चेंज नॉट अलाउ। ठीक है, तो अगर हमारे पास डिवाइस मेरा क्या दिया हुआ है, इंडक्टर दिया हुआ है। ठीक है, तो इंडक्टर में अचानक से चेंज किसका अलाउ नहीं होता है, करंट का, फिर मेरा आंसर जाता है करंट। ऐसे ही जब हम देखते हैं कि अगर मेरा कैपेसिटर दिया हुआ है, तो कैपेसिटर में अचानक से चेंज वोल्टेज का अलाउड नहीं होता है। ठीक है, ये बातें आपको प्रूफ कराई हुई होंगी। ठीक है, तो उस हिसाब से मेरा जो आंसर आना था, इंडक्टर के लिए पूछ रहा था, तो आंसर क्या बनना था, करंट बनना था। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होना था। जहाँ पर नहीं समझ आए तुरंत पूछ सकते हैं। तो ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। किसी दूसरे की नहीं सुननी, अपनी सुनिए, अपने दिमाग को लगाइए। दूसरा हो सकता है गलत कह रहा हो, क्या होगा, इन दी फॉरवर्ड रीजन द डायोड अपीयर्स एज, कि फॉरवर्ड की बात कर रहा है। मैंने कहा भी था किसी भी डायोड के अक्रॉस हम दो तरह से वोल्टेज लगा सकते हैं, और इसीलिए हमने क्या कहा था कि दो प्रकार की क्या होती है, बाइसिंग होती है। ठीक है, और ये दो टाइप की बाइसिंग जब हमने कही भी थी, कौन कौन सी होती है आपकी, फॉरवर्ड बायस होता है और दूसरा आपका रिवर्स बायस होता है। यही था कि दो प्रकार की बाइसिंग होती है। मैंने आपको समझाते हुए कहा भी था कि कुछ इस तरह से मेरा डायोड दिखता है, ये डायोड का सिंबल था। ठीक, एरो क्या रिप्रेजेंट करता है, करंट की डायरेक्शन को, या फॉरवर्ड बायस करंट की डायरेक्शन को। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से डायोड का सिंबल था। जब मैंने आपको फॉरवर्ड समझाया था तो मैंने प्रॉपर कहा था कि पोलैरिटी का कनेक्शन कैसे होगा, सेम होगा। अगर रिवर्स की बात करेगा तो पोलैरिटी कैसे कनेक्ट होगी, अपोजिट। अब सेम और अपोजिट का मीनिंग क्या था, उस बात को समझते हैं। मैंने यहाँ से कहा भी था कि ये अपना क्या होता है, एनोड होता है, ये क्या होता है, कैथोड। ये एनोड और ये आपका कैथोड। एनोड का मतलब मैंने यहाँ कहा भी था कि ये P और ये N, ऐसे ये P और ये N, तो P4 पॉजिटिव, N4 नेगेटिव, ऐसे ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। इतना सही है। तो सेम पोलैरिटी का मतलब था कि अगर डायोड के पॉजिटिव के साथ बैटरी का भी पॉजिटिव लगा दूं, ठीक है, इस तरह से कनेक्शन बना दूं, और डायोड के नेगेटिव के साथ बैटरी का भी नेगेटिव लगा दूं, तो ये हमारा क्या होता था, फॉरवर्ड बायस। कि सेम कनेक्शन अगर कर दूं, ऐसे ही अपोजिट की बात आई कि P के साथ पॉजिटिव के साथ नेगेटिव और नेगेटिव के साथ पॉजिटिव को जोड़ दूं,
तो ये हमारा क्या हो जाता है, रिवर्स बायस। ये तो नॉर्मल बायसिंग को समझने का तरीका था कि क्या फॉरवर्ड होता है क्या रिवर्स होता है। अब बहुत ज़्यादा ना ले जाते हुए इस बात को सीधे कंक्लूड करवाता हूँ कि फॉरवर्ड बायस के केस में अगर मैं आइडियल कंडीशंस दोनों लेकर चल रहा हूँ, अगर डायोड की बात आती थी तो ये कैसा होता आपका, शॉर्ट सर्किट होता है। ठीक है, प्रैक्टिकल बात नहीं कर रहा हूँ, आइडियल कर रहा हूँ। ऐसे ही रिवर्स में कैसा होता आपका, ओपन सर्किट होता है। ठीक है, बोलते सभी लोग रहे हैं। अब यहाँ से मैंने क्या कहा कि शॉर्ट सर्किट मतलब ये कैसा होगा आपका, ऑन स्विच होगा। ठीक है, ओपन सर्किट मतलब आप लोगों का ऑफ स्विच होगा। ये भी सही है। ठीक, फिर इसी के बाद अगली बात आई हमारी, यहीं से और आगे मैं बढ़ता हूँ कि मैंने क्या कहा कि ऑन स्विच है मतलब आप लोगों का क्लोज स्विच है। ठीक है, इसको इस तरह से भी लिख कर दे देता है क्लोज स्विच, और ऑफ स्विच है मतलब आप लोगों का ओपन स्विच है। सही है, तो उस हिसाब से अब अगर मैं अपने आंसर पर आता हूं, मुझे कहा था फॉरवर्ड रीजन में डायोड कैसे काम करता है, एक ऑन स्टेट स्विच की तरह काम करता है, और एज इट इज लाइन आप लोग अपने नोट्स में देख सकते हैं, आपको लिखाई हुई है। ठीक है, जिनका पहले का भी पढ़ा हुआ था, जिन्होंने ये पेपर दिया था तब भी लिखाया हुआ था, और एज इट इज वैसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में है भी। अगला क्वेश्चन को देखें, ये भी बात आपको बिल्कुल ऐसे ही क्लास में लिखाई हुई। क्या होगा, IC अपॉन, पक्का अल्फा किस में आता है, कॉमन बेस में आता है। हमें कहा था करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर ऑफ या फैक्टर अल्फा DC, ये DC से कंफ्यूज नहीं होना है, आपको अल्फा देखना है कि अल्फा क्या होता है, इज गिवन बाय। अब हमारे पास मैंने कहा भी था कि अगर मैं जनरल बात को करता हूं तो मैंने कहा था ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन कितनी थी, 3 थी। कौन कौन सी, कॉमन बेस, कॉमन एमीटर, और यही 3 थी। अच्छा, इस हिसाब से अब थोड़ा सा और रिकॉल करते हैं बात को। हाँ, देखना अभी मुझे एक बात तो याद है कि कॉमन लिखा हुआ है तो एक टर्मिनल तो मुझे पता है कि कौन सा है। जैसे यहाँ बेस कॉमन है, एमीटर है, यहाँ कलेक्टर, तो दो दो टर्मिनल दोनों के बस रहे हैं। सही है, तीनों के मतलब। तो यहाँ से अगर मैं लेकर चलता हूँ तो मैंने कहा कॉमन बेस के केस में आउटपुट क्या होता था और इनपुट, यही था। यहाँ आउटपुट और इनपुट, यहाँ आउटपुट और इनपुट। कुछ लोगों की आवाज़ बैठ गई है जैसे, नहीं बोलते सभी लोग रहे हैं, उससे ये पता चल रहा है कि तुम भूल चुके हो। यहाँ गेन क्या आता था, यहाँ गेन और यहाँ गेन। हो गए फॉर्मूले याद, ये आपको पहले भी बताया था कि इस तरह से आपके तीनों फॉर्मूले निकल के आ गए। अब मुझे क्वेश्चन इसका पूछा, वो इसका भी पूछ सकता है, इसका भी पूछ सकता है। तो यहाँ से अब अगर मैं देखूंगा कि मुझे अल्फा पूछा था तो ये क्या जाएगा, IC अपॉन IE। सही है, तो ये आपको क्लास में बताया हुआ भी कि अल्फा इज इक्वल टू क्या आना था, IC अपॉन IE। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर था। IC अपॉन IB की बात करता तो बीटा होता, बीटा ही तो होता। IE अपॉन IB नहीं है, IB अपॉन IA, इसका मतलब ये क्या आता। सही है, ये हमारा क्या है, अल्फा। क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है आपको, आपको हर चीज के लिए तैयार रहना। सही है, देखते रहे क्वेश्चंस को, आपको खुद भी आइडिया आ जाएगा कि क्लास में सब कुछ पढ़ाया हुआ है और कुछ उसी टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को पूछता है। अब बीटा की बात कर दी, अभी बताया था IC अपॉन क्या होता है, IB, ये वाला आंसर आना, यही तो है। इस हिसाब से आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट, ठीक है, सोचना नहीं है इतना, इतना सोच लिया तो ये समझ लो कि तुम बाकी लोगों के रेस में ही हो, अभी भी आगे नहीं हो। फिर ट्रांजिस्टर है कि एक ट्रांजिस्टर में कितने पीएन जंक्शन होते हैं। ठीक है, तो हमने कहा भी था कि अगर मैं जनरल ट्रांजिस्टर के स्ट्रक्चर को देखता हूँ तो ट्रांस मतलब 3 से था, सबसे हाई डोपिंग, सबसे लो डोपिंग, सबसे बड़ा साइज, यही होता है, सबसे कम डोपिंग। ठीक है, तो ये अपना एमीटर, फिर बेस और कलेक्टर, यही था। हमेशा किससे बनता आपका, अल्टरनेटिंग लेयर ऑफ सेमीकंडक्टर।
इसीलिए दो प्रकार का था, या तो NPN या तो PNP। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ से लेकर भी चलूँ तो कितने जंक्शन है, एक जंक्शन ये एमीटर बेस पे और दूसरा कलेक्टर बेस पे। तो ये हमने कहा भी था कि दिस इज फर्स्ट जंक्शन और दिस इज सेकेंड जंक्शन। तो जितने जंक्शन है इसका मतलब उतने ही क्या है, डायोड भी। ठीक है, अच्छा मैंने इसी तरह से इसके डायोड इक्विवेलेंट सर्किट आप लोगों को बनवाए हुए भी हैं। भाई एक सर्किट कुछ ऐसा था, अगर मुझे पहचानने को भी दे दे कि ये कौन सा ट्रांजिस्टर है, एक मिनट। हाँ, तो ये हमने सबसे पहला बनाया था ट्रांजिस्टर को। तो ये कौन सा ट्रांजिस्टर था आपका, NPN था। ये किसके लिए था आपका, NPN के लिए। ऐसे ही दूसरा जो आता है वो कैसे आता है आपका, ये और ये। ठीक है, पहचानना आपको क्लास में बताया हुआ है। तो ये किसका है, PNP का है। ठीक है, तो ये PNP हो गया और ये आपका NPN हो गया। दोनों केसेस में आप देखेंगे कितने डायोड हैं आपके पास, दो डायोड हैं। तो अपना जो आंसर आना था, कितने डायोड लगते हैं, दो PN जंक्शन डायोड लगते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, सब कुछ क्लास में लिखा हुआ है, नोट्स को उठा के देखें, सब कुछ लिखा है कि ट्रांजिस्टर में क्या काम है, बेस करंट की बात की है। हम जानते हैं एमीटर करंट बराबर IC प्लस IB। इसमें अगर मुझे पूछेगा सबसे हाईएस्ट कौन सा होता है, वे कलेक्टर कैसे हो जाएगा, ये दोनों जुड़ के बन रहा है, इन दोनों को जोड़ के ये बना है तो हाईएस्ट ये होगा, कलेक्टर नहीं होगा, ये हाईएस्ट होता है। सबसे कम कौन होता है, बेस होता है। क्यों होता है कम, डोपिंग सबसे कम होती है यहाँ पे। ठीक है, अब अगर मैं इसके साइज की बात करता हूँ तो हमने कहा भी था कि जो कलेक्टर करंट होती है वो लगभग कितनी होती है आपकी, 95 से 96% होता है आपका एमीटर करंट का। बाकी बचा कितना आपका 5%। तो बेस करंट क्या हो जाएगा, 5% होता है लगभग एमीटर करंट का। यही आएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन भी पूछा गया था और क्लास में आपको लिखाया हुआ भी। तो हमारा क्या आना था कि बेस करंट जो होता है वो कितना होता है, 5% होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। सही है। नेक्स्ट, ये भी बात क्लास में बताई है कि जीनर डायोड कैसे यूज होता है, मैकेनिज्म क्या होता है, किस बायस में काम करता है, सिंबल कैसा होता है, वेरी गुड, ब्रेक डाउन लो पे या फिर 6 से कम पे, करंट कैसा आता है, शार्प करंट आता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं जीनर डायोड की बात भी करता हूँ तो जीनर डायोड कुछ इस प्रकार से दिखता है। यहाँ हमें क्या करना था, सिंपल Z बनाना था। ये हमारा क्या था, जीनर डायोड था। ठीक है, ये एनोड, ये आपका कैथोड, ये हमारा आ गया इसके अक्रॉस रेटिंग। हमने प्रॉपर कहा था कि ये किस में काम करता है, रिवर्स बायस में। ठीक है, दूसरी बात कही थी कि इसका मेन एप्लीकेशन वोल्टेज रेगुलेशन या फिर वोल्टेज स्टेबलाइजेशन। ठीक है, अगली बात आती है आपकी, यहीं से अगर मैं लेकर चलता हूँ, इसके लिए जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ किसका, वोल्टेज का था, वो कैसा था, नेगेटिव था। सही है।
ब्रेक डाउन जो अकर करता है वो कहाँ पर करता है, 6 वोल्ट से कम पे करता है, मतलब रिवर्स बायस वोल्टेज मेरा कैसे होगा, 6 वोल्ट से कम होगा। ठीक है, अगली बात आई थी, अगर मैं इसके मैकेनिज्म की बात करता हूँ तो कौन सा था, टनलिंग था यहाँ से ये था इसका टनलिंग। डोपिंग कैसी थी, हाई डोपिंग या हैवी डोपिंग थी। डोपिंग ज़्यादा थी इसीलिए डिप्लीशन विड्थ कैसा था, कम था, स्मॉल डिप्लीशन विड्थ। ठीक है, याद आ रहा है ना। इस हिसाब से हमारा आंसर क्या था, ऑप्शन बी। ठीक, अगला, हाँ जी, बताना जरा, है पावर लाइन ये भी कैसे हो सकता है, F तो आया ही नहीं है उस हिसाब से। पीएलसी नहीं है, पीएलसी अलग होता है, ये है पीएलसीसी। हाँ सीसी है, बाटली वाला, वही सुनना चाह रहे हो तुम, सीसी सीसी लगे हुए हैं ना। इसी सेम पेपर में पीएलसी भी आया हुआ था, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। ठीक है, पीएलसीसी की मैं बात करता हूं तो सबसे पहला आंसर इसमें नन ऑफ दिस है। वो देख के पता चल रहा, अगर किसी को फुल फॉर्म नहीं भी पता थी, मैं मानता हूं कि चलो सही वाली पता नहीं है, तो उसे ये समझ आ रहा होगा कि पीएलसी और एफ है, पीएलसी और एफ है, फिर पीएलसी और एफ है, तो इतना तो समझ आ ही रहा था कि इनमें से तो कोई नहीं है, क्योंकि पीएलसीसी है, पीएलसीएफ नहीं लिखा है। ठीक है, तो ये पीएलसीसी जो होता है ये होता है आपका पावर लाइन कैरियर कम्युनिकेशन। ठीक है, ये होता है आपका पावर लाइन कैरियर कम्युनिकेशन। और इस टाइप के क्वेश्चन में आप ये नहीं कह सकते कि हमें नहीं पढ़ाया गया है, क्योंकि ये कहीं से भी पूछ सकते हैं, इसका कोई वो नहीं है, एंड नहीं है। जनरल फुल फॉर्म उसने पूछे, वो कहीं से भी उठा के किसी की भी पूछ सकता है। तो कम्युनिकेशन सिस्टम या बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन का एक जनरल क्वेश्चन था आपका, किसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो था आप लोगों का पावर लाइन कैरियर कम्युनिकेशन। सही है, ऐसी छोटी छोटी फुल फॉर्म का आप लोगों के तो बैच में भाई आज अपलोड भी हो जाएगा, लगभग 300-400 मैंने वो बनवा दिया उसका। ठीक है, तो वो मिल जाएगा आज, वहीं ऐप पे ही अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तुम्हारा जब सेशन चलेगा तो तुम लोगों को तब मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं भाई जो कुछ स्टूडेंट ने नहीं पढ़ी, पर यूकेपीएससी वालों ने सब कुछ पढ़ लिया है। देखो कुछ बातें याद रखें, आगे आप लोगों का एग्जाम है, इसलिए मैंने जानबूझ के क्लास में बिठवाई भी है तुम्हें। ठीक है, कभी भी मल्टीपल स्टेजेस ट्रांजिस्टर की लगी होंगी, ध्यान से सुनना मेरी बात भाई। मुझे बीटा देख के एक बात पता है, बीटा क्या होता था, करंट गेन होता था कॉमन एमीटर का। अब ध्यान से देखना कि जब भी मुझे एक बात समझ आ रही है कि यहाँ से अगर मैं देखूं कि ये एरो बाहर को है, ये एरो बाहर को है, ये ट्रांजिस्टर कौन सा है, एनपीएन, ये कौन सा है, एनपीएन। इतना ठीक है। चलो इसी से दूसरी बात पे बढ़ता हूँ। इनपुट कहाँ से आ रहा है, बेस से। ठीक है, इनपुट है बेस पे। आउटपुट कहाँ से आ रहा है, एमीटर से। अरे एमीटर तो है, पहले वाले का आउटपुट बात कर रहा हूँ, आउटपुट कहाँ से है, एमीटर से। अब जरा दूसरे के लिए देखो कि इनपुट कहाँ से है, जी 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 जी, ये बेस होता है। ठीक है, इनपुट कहाँ से है, बेस से। और अगर आउटपुट देखोगे तो इतना ध्यान से देख लिया। अब जरा इसको ध्यान से पहचाना, इसमें बताना कॉन्फ़िगरेशन कौन सी है। कॉमन बेस कहाँ से है, बेस और एमीटर आ रहा है, इसका मतलब कॉमन कलेक्टर है। बेस और एमीटर आ रहा है मतलब कॉमन कलेक्टर है। तो कॉमन कलेक्टर और कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन को जोड़कर जो सर्किट बनता है वो कौन सा होता है आपका, हाँ ये होती है डार्लिंग। ठीक है, इस एम्पलीफायर का नाम आता है आपका डार्लिंगटन एम्पलीफायर। भाई मैं भी इतना ही लिख रहा है, डार्लिंगटन है, हाँ डार्लिंग नहीं है, डार्लिंगटन एम्पलीफायर। ठीक है, ये डार्लिंगटन पेयर एम्पलीफायर। छोटी छोटी चीजें हैं, दिमाग में सेट रखना है इनको।
ये अपना क्या होता है, डार्लिंगटन एम्पलीफायर या डार्लिंगटन पेयर एम्पलीफायर। किससे बनता है आप लोगों का, दूसरा जो क्वेश्चन आपको याद रखना है कि कॉमन कलेक्टर और कॉमन कलेक्टर को जोड़कर बनता है। ठीक है, कुछ बहुत बड़ी बात नहीं बता रहा हूँ, सिंपल सी बात बता रहा हूँ। सही है कि दो कॉमन कलेक्टर स्टेजेस को आपस में जोड़ दूं तो मेरा क्या बन जाएगा, डार्लिंगटन एम्पलीफायर या डार्लिंगटन पेयर एम्पलीफायर। दूसरी एक बात हमेशा याद रखनी है कि अगर ट्रांजिस्टर्स को एक सीरीज या कैस्केड कनेक्शन में जोड़ दो, ध्यान से सुनना, तो एक ट्रांजिस्टर था, दो ट्रांजिस्टर हो चुका है, कि ऐसे अगर बहुत सारे ट्रांजिस्टर को जोड़ रहा हूं तो इसका मतलब वो सर्किट क्या बन चुका है भाई, एक स्टेज हो गई, दो स्टेज हो गई, तीन चार पांच, तो उस हिसाब से मैं स्टैंडर्ड कहूं तो एक क्या है आपका, मल्टी स्टेज है, नहीं है, और इसी को हम क्या कहते हैं, मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। ठीक है, तो ये आ गया मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, मतलब मल्टी स्टेज मतलब बहुत सारी स्टेज लगी है। सही है। अब उस स्थिति में एक और बात मैंने देखी कि पहले के लिए जो गेन है, फर्स्ट के लिए जो गेन है वो कितना आपका बीटा 1 है। ठीक है, दूसरे के लिए मतलब इसने रिप्रेजेंट किया, जबकि होता यहाँ पे क्या गामा होता है, जानबूझ के इसने नोटेशन को क्या लिया है, बीटा लिया है। ठीक है, वो रिप्रेजेंटेशन के लिए इसने कुछ नहीं कहा, बस इसने साफ साफ यहाँ लिख दिया बीटा 1 और बीटा 2। इसने अपने रिप्रेजेंटेशन ले लिया कि बीटा से ये रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये बीटा 1 हो गया, ये क्या हो गया आपका बीटा 2 हो गया। तो जब भी मल्टी स्टेज की बात करेगा, बहुत सारी स्टेजेस की बात करेगा, और आपसे अब पूछेगा कि यहाँ से क्वेश्चन ओवरऑल गेन कितना होता है। ठीक है, तो आपके 1 2 3 4 जितनी स्टेज लगी होंगी उनके सबके इंडिविजुअल गेन को पकड़ना है और क्या करना है, मल्टीप्लाई करते जाना है। बीटा 1 बीटा 2 और भी होते तो सबके सब क्या होते जाते, मल्टीप्लाई होते जाते। तो ये हमारा ओवरऑल गेन जो आएगा आपका, वो क्या आएगा, अलग अलग के गेन के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आएगा। समझ गए, उस हिसाब से आंसर ऑप्शन सी होना था। ठीक है, कि जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन सी होगा। बेसिक चीज़ें कोशिश करें, यूकेपीएससी वालों को तो सब कुछ पढ़ाया हुआ है, आप लोगों को जैसे पता नहीं है तो थोड़ा सा ध्यान से देख के दिमाग में रखें इन बातों को। जनरल क्वेश्चन है जो पूछता है, ठीक है, पूछता क्या, पूछा हुआ क्वेश्चन है। हो गया। इतना सही है, मैं इसका पीडीएफ भेज दूंगा, टेंशन मत लो वैसे। ठीक है, सीधे पीडीएफ शेयर कर दूंगा, आराम से ध्यान से समझ के लिख लोगे, फिर अभी वैसे भी जल्दी जल्दी लिखोगे। चलो अगला क्वेश्चन, ये तो सबको पता है। अभी इतना नहीं सोचना इस टाइप के क्वेश्चन, मैंने पहले भी कहा है, और लोगों से आगे रहना है तो सिंपल क्वेश्चन में सोचना नहीं है। हमें पूछ रहा है कि डिजिटल स्विचिंग सर्किट या डिजिटल सर्किट में ट्रांजिस्टर कब यूज होता है, तो मैंने साफ साफ कहा था कि भाई जब भी डिजिटल लिख दिया, ठीक है, तो डिजिटल का मतलब मुझे साफ समझ आता है कि डिजिटल का मतलब बाइनरी, सीधे दिमाग में रखनी कुछ बातें, और बाइनरी का मतलब 0 या 1, ये सबको पता है, चाहे पढ़ा है चाहे नहीं पढ़ा है। अब 0 और 1 से मुझे एक बात और समझ आ गई कि मतलब सिर्फ दो चीजें हैं, या तो 0 या तो 1। 0 मतलब कम और 1 का मतलब ज्यादा। सही है, तो इसका मतलब है कि अगर मैं डिजिटल में काम कर रहा हूं तो या तो बिल्कुल 0 होगा या तो 1 होगा। अब हम यहां से अगर कंपेयर करते हैं तो कट ऑफ का मतलब 0 से होता है और सैचुरेशन का मतलब हाई से होता है। तो सिंपल सी बात है, कहाँ काम करेगा, कट ऑफ और सैचुरेशन। कि डिजिटल और स्विचिंग, ये मैं सिर्फ शॉर्टकट अलग से बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी इनके जो रियल होते हैं वो आपको बताया हुआ, ये हो गया कट ऑफ और या फिर किस में आपका सैचुरेशन में। अब अगर आपको याद हो तो कट ऑफ कब होता था, जब दोनों जंक्शन कैसे थे, रिवर्स में होते थे। ठीक है, सैचुरेशन कब होता था, जब दोनों जंक्शन कैसे होते थे, फॉरवर्ड। इसी टाइप की चीजें आपको बताई हुई भी और ऐसी चीजें आपके पेपर में भी आई हुई भी। तो ऑप्शन ए हो गया। सही है। अगला, ये शायद बेसिक एनालॉग में भी पढ़ते हैं, हम इसे एनालॉग में पढ़ते हैं जनरली, बाकी आप लोग इलेक्ट्रिकल वाले इस बात को ज़्यादा अच्छे से जानते हैं क्योंकि हमारा मशीन में भी यूज़ होता है, पावर सिस्टम में भी यूज़ होता है। ठीक है, और शायद बेसिक में भी बताया हो तो बता देंगे। एन आइडियल रेगुलेटेड पावर सप्लाई। ठीक है, रेगुलेटेड पावर सप्लाई का मतलब होता है ऐसा पावर सप्लाई सर्किट जिसमें कोई ना कोई रेगुलेटिंग एलिमेंट लगा हुआ हो, ठीक है, या रेगुलेटिंग डिवाइस लगा हो।
फॉर एग्जाम्पल जीना डायोड, विच हैज़ वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ। सबसे पहले वोल्टेज रेगुलेशन की बात करता हूँ कि वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है। तो वोल्टेज रेगुलेशन याद रखिएगा कि चेंज और वेरिएशन इन आउटपुट वोल्टेज किसके रिस्पेक्टिवली, जी विद रिस्पेक्ट टू लोड करंट, ठीक है, लोड करंट के सापेक्ष आपका आउटपुट में चेंज। यहीं से अगर मैं इसको नोटेट करता हूँ तो वोल्टेज रेगुलेशन का एक जनरल फॉर्मूला अक्सर एग्जाम में रहता भी है कि वोल्टेज रेगुलेशन इज इक्वल्स टू नो लोड माइनस फुल लोड और डिवाइड बाय जहाँ ख़त्म हुआ था वही फुल लोड, ठीक है। परसेंटेज में देखोगे तो सिंपल क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका परसेंटेज में, ठीक है। तो ये होता आपका वोल्टेज रेगुलेशन, ठीक। यहीं से अगर मैं आगे बढ़ूं, यहीं से अगर मैं आगे देखता हूं तो हमेशा याद रखें कि आइडियल कंडीशन की बात करता है तो आइडियल कंडीशन में जितना नो लोड वोल्टेज होगा उतना ही क्या होगा, फुल लोड वोल्टेज होगा। इसीलिए जब भी बात की जाती है आइडियल केस की, तो आइडियल केस में जो परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन होता है वो कितना होता है, 0% होता है, ठीक है। कि आइडियली वोल्टेज रेगुलेशन 0% होता है। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। इस सारे के सारे क्वेश्चन यूकेपीएससी में 2022 में पूछे गए थे, ठीक है। कुछ कुछ क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस इलेक्ट्रॉनिक्स के बहुत ज़्यादा रेशियो में रहते, जैसे इसमें था 46-47 क्वेश्चन सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स के थे, ठीक है। मेरिट इतने में आराम से खेल जाता है, बहुत ज़्यादा वैसे भी। अगला क्वेश्चन, अल्फा बीटा गामा का मैंने रिलेशन आपको बताया था, मुझे पहचानना है कि कौन सा करेक्ट है। पक्का, चलो तो इसने तो चलो सी की बात की, हम जरा पूरा ही रिवाइज कर लेते। नहीं, हमने सबसे पहले कहा अल्फा इज इक्वल टू क्या होता था, बीटा अपॉन माइनस या प्लस, सबका दिमाग खराब हो गया शायद, ठीक है। अल्फा इज इक्वल टू बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, गामा इज इक्वल टू क्या होता है, वो 1 प्लस बीटा था, ठीक है। इसी को हमने कहा था कि ये तो अल्फा और बीटा का हो गया, अगर गामा की टर्म्स में लिखो तो क्या आएगा, गामा माइनस 1 अपॉन गामा। ऐसे बीटा और अल्फा का था तो गामा की टर्म्स में लिखो तो क्या आएगा, गामा माइनस, अभी इसको देखो ना, सिंपल, बीटा लिखूंगा गामा माइनस 1 आएगा, यहाँ बीटा को गामा माइनस 1 लिखा, 1 प्लस बीटा को यहाँ से उठा के गामा रख दिया। ऐसे थोड़ी है कि बहुत भयंकर डेरिवेशन कर रहा हूँ कोई, ठीक है। ऐसे ही 1 प्लस बीटा था तो बीटा की जगह पे ये अल्फा को उठा के रख दो, सिंपल क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा। जब सॉल्व कर दोगे पूरा तो ऐसा कुछ बनेगा, हाँ लिख सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन आप करते जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, सही है। हमें जो क्वेश्चन पूछा गया था वो कौन सा आपका, हमें सही रिलेशन बताना था। अगर मैं यहाँ देखूँ तो ये होता ही नहीं है, ये देखो ये भी नहीं होता है, इसको देखो अब तो ये कैसा होना चाहिए था, माइनस, जो कि कहाँ पे है, ऑप्शन डी में है। फॉर्मूले में कंफ्यूज हो रहे हो, इसे ध्यान रखना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये, सही है। अगला, देखो विवेकानंद बनने की कोशिश मत करना, अगर नहीं सॉल्व हो रहा कॉपी पेन उठाना, इतने भयंकर ना गणितज्ञ तुम हो ना हम हैं, हाँ अगर हो रहा हो तो अलग बात है। देखते हैं कौन जीतता है, हाँ फाउंडेशन वाले जीतते हैं, यूकेपीएससी वाले जीतते हैं। अबे इतनी भयंकर कैलकुलेशन है क्या, 0.1 मिली या माइक्रो, हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। सबसे पहली बात जीवन में हमेशा याद रखें, मुझे कॉन्फ़िगरेशन कौन सा दिया है, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन दिया है, तो मुझे सबसे पहले ये समझ आ गया कि कॉमन बेस है, सही है।
आगे मुझे लिखा है एम्पलीफिकेशन फैक्टर, कौन होता है कॉमन बेस में? बाकी इसकी वैल्यू को देख के भी पता चल रहा है कि इतना सिर्फ अल्फा ही होता है, बाकी बीटा और गामा एक से ज़्यादा होता है हमेशा। ठीक है, तो ये कितना था? 0.9। आगे मुझे लिख रहा है एमीटर करंट IE कितना है? 1 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर है। सही है, मुझे निकालना क्या है? IB। अब अगर मैं डायरेक्ट फॉर्मूले की तरफ जाता हूँ तो फिर मुझे याद आता है कि IC इज इक्व टू जो होता वो अल्फा इज इक्व टू जो होता है IC अपॉन IE होता है। ठीक है, तो इसका मतलब मैं यहाँ से IC को निकाल सकता हूँ। IC इज इक्व टू देखूंगा तो अल्फा इंटू IE, अल्फा है 0.9, IE है आपका 1 मिली एम्पियर, तो उस हिसाब से ये कितना आ गया आपका? 0.9 मिली एम्पियर। तो क्वेश्चन चाहता तो आपसे ये भी पूछ सकता था। ठीक है, YC की वैल्यू भी पूछ सकता था, तो हमारा आंसर ही आ जाता। ठीक, अब अगर मुझे IB देखना है तो मैं ये भी जानता हूँ कि IE बराबर अभी लिखाया था IB प्लस IC, तो उस हिसाब से IB को देखूंगा IE माइनस IC, यही होगा। वैल्यू उठा के रखिए, IE का वैल्यू कितना है? 1 है माइनस 0.9, तो कितना आ गया? 0.1 मिली एम्पियर। इतना टफ थोड़ी था कुछ जितना तुम टाइम लगा रहे। तो यहाँ से कितना आ गया आपका? 0.1 मिली एम्पियर, ऑप्शन सी। इस टाइप के छोटे छोटे न्यूमेरिकल, इलेक्ट्रिकल का ही पेपर है ये, ध्यान रखना। ठीक है, कभी ये सोचने लगो इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इलेक्ट्रॉनिक्स की इसमें वैकेंसी नहीं आती है। ये कुछ लोगों ने पढ़ा है, जिनको आता है कोशिश कीजिएगा, जिनको नहीं आता उनको मैं बता दूँ। ठीक है, UKPSC वाले स्टूडेंट्स को ये सब कुछ कराया हुआ है, इवन सेम क्वेश्चन भी कराया हुआ है। ये कितना है? 6 वोल्ट है, ऊपर प्लस है, ये माइनस है। ठीक है, ये ओपैम का ऊपर प्लस है, ये माइनस है। ये 4 किलो ओम है। ठीक है, अगर वैल्यूज ना दिख रही हो लिख दे रहा हूँ, ये 2 किलो ओम है। सही है, चलो। इन द 4 किलो ओम रेजिस्टेंस कैलकुलेट पावर लॉस। मुझे पावर लॉस बताना है कितना आएगा। तुम लोगों को तो क्लास में करवाई दिया था ये। कोशिश करें, जिसको आता है, जिसका पढ़ा हुआ है वो लोग बताइए, बाकी लोग देखिए, अभी पता चल जाएगा। देखो, एक और बात याद रखना मेरी, कोशिश करो कि सर्किट ना बनाओ, चाहे पेपर में चाहे घर पे है, क्योंकि उतना टाइम टोटली वेस्ट है। आप लोग कोशिश करेंगे सर्किट को देख के ही आप एनालिसिस कर पा रहे हैं उसका, उतना टाइम बच जाएगा। घर में भी इसी बात की प्रैक्टिस करेंगे, हम सर्किट ना बना रहे हो, पहले किताब देखी फिर सर्किट बनाए, वो वेस्ट है। 4 मिली वॉट आ रहा है। देखो, आपको दो चीज़ें याद रखनी, जिनका नहीं पढ़ा हुआ है और जैसे कोई आगे एग्जाम है, UKPSC वालों को तो सब बता दिया है। आपको एक छोटी सी बात याद रखनी कि इस तरह का ये त्रिभुजाकार आकृति का जो डिवाइस होता है, इसे कहते हैं ओपैम्प, ऑपरेशनल एम्पलीफायर। दो इनपुट टर्मिनल होते हैं इसमें, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। ठीक है, नेगेटिव को क्या कहते हैं? इन्वर्टिंग कहते हैं। पॉजिटिव को क्या कहते हैं? नॉन इन्वर्टिंग। दो ये इनपुट वोल्टेज हमने ले लिया और एक आपका आउटपुट ले लिया। इसको या इसकी बात अगर मैं करता हूं तो इनपुट वोल्टेज है, इसका मतलब कैसी डिवाइस होगा? वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइस होगा। ये कैसे डिवाइस होता है? हमारा वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होता है। इतना सही है। अब देखो, बहुत ज़्यादा नहीं लेके जा रहा हूँ, इतना आपने पहचान दिया कि ओपैम्प, हमें पता चल गया। आपको एक बात हमेशा याद रखनी है ओपैम्प के केस में, कि जितना वोल्टेज पॉजिटिव टर्मिनल पर होगा, हमेशा उतना ही कहाँ पर होता है? नेगेटिव पर भी होता है। ठीक है, सिंपल सी बात याद रखनी, कोई दिमाग नहीं लगाना है कि क्यों होता है, कैसे होता है। बस एक बात याद रखनी कि जितना पॉजिटिव पे होगा उतना ही नेगेटिव पे होगा। इस कॉन्सेप्ट को वैसे कहते हैं वर्चुअल इनपुट है। ठीक है, तो वैसे तो ये UKPSC में तो सब कुछ बताया हो, पर जिनको नहीं पता, जो नए स्टूडेंट, आप लोग ध्यान से देखें। आपको बस ये याद रखना है कि भाई जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव। मतलब जैसे मैं इस क्वेश्चन पे आया तो मुझे देखते ही ये समझ जाना है कि यहाँ कितना था? 6 वोल्ट, तो इसका मतलब यहाँ भी कितना है? पूरा सिंगल लाइन से कनेक्ट है, तो इसका मतलब यहाँ भी कितना है? सही है। अब अगर मैं यहाँ से करंट को दौड़ाऊं तो मैं क्या कहूँगा कि यहाँ से अगर करंट आई गई थोड़ी देर के लिए, इसके आगे ये कैसा है? ओपन सर्किट में करंट कितना होता है? इसका मतलब जो करंट आई आया वो टोटल नीचे गया। और कोई भी दो ऐसे एलिमेंट जहाँ करंट सेम है, इसका मतलब वो कैसे लगे हुए हैं? सीरीज में। तो यहाँ से मुझे एक बात समझ आ गई कि दोनों रेजिस्टेंस कैसे लगे हुए हैं? आपके सीरीज में लगे हुए हैं। सही है।
और सीरीज में मैं जानता हूं कि सीरीज में अगर मुझे करंट कहे तो करंट कैसे होती है, सेम होती है, पर वोल्टेज की अगर मैं बात करूं तो वोल्टेज डिवाइड होता है, मतलब अलग अलग होता है। ठीक है, तो वोल्टेज डिवीजन रूल को ही अगर मैं लगाता हूं तो मैंने कहा कि मैं इस 4 किलो ओम के अक्रॉस कैलकुलेशन करनी है, 4 के ही अक्रॉस निकाल रहा हूं। टोटल कितना है 6, निकालना किसके अक्रॉस है, और डिवाइड में जितने सीरीज में है 4 + 2, तो 4 और 2 6 से 6 कट गया, उस हिसाब से कितना आ गया 4 वोल्ट आ गया। इतना सही है। मुझे क्वेश्चन में निकालना क्या है, पावर P इज इक्वल टू या तो V इंटू आई, या तो V² अपॉन और या फिर I² इंटू, यही होते हैं। अब मेरे पास जिस हिसाब से पैरामीटर्स है मैं उस हिसाब से लगाऊं, जैसे यहाँ वोल्टेज और रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो मैं अगर अब यहाँ से पावर को देखता हूँ या पावर लॉस को देखता हूँ, तो 4 के अक्रॉस निकालना था, वोल्टेज कितना है 4 वोल्ट है, तो 4 का स्क्वायर डिवाइड बाई आर। 4 किलो ओम है तो 4 × 10⁻3। ठीक है, इस 4 से मैंने क्या कहा कि इस 4 से एक पावर गई, तो कितना बच गया आपका 4 × 10⁻³ तो इस हिसाब से पावर 4 किलो ओम के अक्रॉस 4 मिली वॉट आएगा। ठीक है, तो आंसर जो आना था दैट इज 4 मिली वॉट। जिसको नहीं समझ आ रहा हो वो पूछ सकता है, बाकी लिखने के लिए मैं आपको ये PDF दे दूंगा प्रॉपर। ठीक है, बस समझते रहे। मुझे सिंपल सी बात याद रखनी, जैसे कुछ लोगों को ओपन नहीं पड़ा, हमें एक बात याद रखनी है कि जितना वोल्टेज पॉजिटिव पे होता है उतना ही नेगेटिव पे होता है। बस इतना होने के बाद ये आपका नॉर्मल बेसिक का सर्किट है। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल तो है, मुझे पावर निकालना था, वोल्टेज दिया हुआ है तो वोल्टेज डिवीजन लगा के वोल्टेज निकाल लिया। ये चाहे तो आप करंट भी निकाल सकते थे, केबल लगा के करंट निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। सही है, जो मेथड सिंपल लगे वो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, इलेक्ट्रो, वाह, ऐसे ही लिखा हुआ था पेपर में जैसे यहाँ टाइप है। ठीक है, केजी ना लिख के क्या लिखा था, के ग्राम लिखा था। सही है। अब अगर मैं यहाँ बात करता हूँ, मैंने सिंपल सी बात क्या कही, इलेक्ट्रॉन के लिए मुझे दो चीजें पूछता है। पहली चीज इस पर चार्ज, ठीक है, और दूसरी चीज इसका मास। कई बार रेडियस भी पूछ लेता है, सबसे बड़ी बात यह है, शायद आपके टेस्ट में दिया भी था। ठीक है, तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की बात करता हूँ, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। लग गई तुम्हारी पल्स फटने? नहीं नहीं, कोई तो खोल रहा है। अरे आज आप नहीं हो, आज कोई दूसरा है इधर, और वो है इधर कोई। हाँ, मास कितना होता है 10⁻31 kg। किलोग्राम में ऐसे, और अगर ग्राम में होगा तो 10⁻28 ग्राम। सही है। जरा कोई मुझे रेडियस बता दो। अरे वाह, फिर से बोलना एक बार। 2.8 इंटू 10⁻ मीटर। सही है। सेम पैरामीटर आपको प्रोटॉन के भी याद रखना है। ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रॉन पूछा है क्वेश्चन, चाहे तो आपको प्रोटॉन का भी पूछ सकता है। ठीक है, तो अपने पास अभी आंसर क्या था कि मास बताना था इलेक्ट्रॉन का, सारी यूनिट किलोग्राम में, इसका मतलब 10⁻31 आना है। इस हिसाब से आंसर ऑप्शन बी है। ठीक है, ऑप्शन ए होता आंसर, ओ ठीक है, ऑप्शन ए तब हो सकता था अगर ये किलोग्राम की जगह क्या हो जाता, ग्राम हो जाता, तो तब हमारा आंसर ऑप्शन ए आ जाता। सही है। देखो इस टाइप का क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रिकल में, इसलिए मैंने पहले भी कहा था कि इलेक्ट्रॉनिक्स को बहुत हाई लेवल पर या बहुत सरदर्दी के साथ नहीं पढ़ना है, बस आपको बेसिक नॉलेज सारा होना चाहिए। गैलियम आर्सेनाइड की बात आई तो मैंने आपको प्रॉपर बताया था कि ये एक, आप कह सकते हैं आजकल हमने देखा तो एक डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर। ठीक है, ये कैसा होता है, डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर। और स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि अगर केमिस्ट्री की फॉर्म में देखूं तो ये हमारा क्या है, कंपाउंड सेमीकंडक्टर है। ठीक है, कंपाउंड मतलब मैंने कहा भी था यौगिक किसे कहते हैं, गैलियम और आर्सेनिक को मिलके बना हुआ है। ठीक है, तो दो मटेरियल जहां पे है, तो उस हिसाब से ये क्या आप लोगों का एक सेमीकंडक्टर है। इसी क्वेश्चन को गैलियम आर्सेनाइड को ही कई बार ऐसे भी पूछ लेता है कि इसमें बॉन्ड कौन सा होता है। भाई सेमीकंडक्टर है तो कौन सा होगा,
कोवैलेंट बॉन्ड होगा, ठीक है, सह संयोजी बंध होगा। क्लियर है इतना? तो अपना आंसर था दैट इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट, अच्छा ये लॉजिक गेट, कोई नहीं, जिसको नहीं आता उसको मैं बताता हूँ, बाकी यूकेपीएससी वाले बताएं भैया, आपको बताया हुआ है, जिनका पढ़ा हुआ है कोशिश कीजिएगा। इस लेवल का क्वेश्चन टीजी2 में भी पूरा आता आया हुआ है इवन, ठीक है, तो इसलिए तैयार रहें इस टाइप के क्वेश्चन के। बाकी लोगों का भी पेपर है तो थोड़ा सा इतना क्वेश्चन जरूर याद रहे। देखो लॉजिक गेट के क्वेश्चन में मुझे सबसे पहली बात पता होनी चाहिए कि गेट कौन सा है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व ही तब होना है जब मुझे लॉजिक गेट का पता है। तो अगर मुझे बात करेगा कि लॉजिक गेट, तो हमारे पास सबसे पहले होते हैं बेसिक लॉजिक गेट। ध्यान से देखो मैं सारे बता रहा हूँ। बेसिक लॉजिक गेट में आता है पहला आपका एंड, फिर आएगा और फिर आएगा, 3 हमारे होते हैं बेसिक लॉजिक गेट, पहली बात। उसके बाद आता है दूसरा कौन, यूनिवर्सल लॉजिक गेट। यूनिवर्सल मतलब सार्वभौमिक, जो अदर गेट को बना सकते हैं। कौन कौन होता है, नैंड और नॉर होता है, ठीक है। तीसरी कैटेगरी आती है आपकी कौन सी, इनको कहते हैं अरिथमेटिक या फिर स्पेशल पर्पस लॉजिक गेट। कौन कौन से थे, एक्सनॉर एंड, इसको अगर मैं लिखूं भी तो एक्स भी लिख सकते हैं और ऐसे भी आप एक्सॉर या और एक्सनॉर भी लिख सकते हैं, सही है। सबसे पहले मुझे नाम पता है इनके कि ऐसे होते हैं। अब मुझे पहचानने हैं कि दिखते कैसे हैं। नैंड होगा तो ऐसे डी की शेप का दिखेगा, अगर एंड होगा तो ऐसे दिखता है, और होगा तो पत्ती की शेप का दिखता है, कुछ इस तरह से, ठीक है, ये होता आपका। और नॉट होगा तो आपका इस तरह से, और यहाँ बबल लगा होगा। जहां भी ये गोला या बबल लगा है समझ लीजिए नॉट है। फिर नैंड कहा, एंड, इससे साफ समझना है कि एंड है और क्या आपका नॉट, ऐसे ही और है और क्या आपका नॉट। तो नैंड को अगर मैं देखता हूं तो नैंड मैंने एंड बनाया, और नॉट को बनाने के लिए शॉर्टकट गोला लगा देते हैं ऐसे, तो ये ऐसा आ जाएगा। ऐसे ही नॉर को देखता हूं तो ये ऐसे बनाया और ये इस प्रकार से ऐसे लगाया। अबे समझने की कोशिश करना, पेपर है तुम्हारा सबका भी, तब तक तुम्हें ये सब कुछ पढ़ाया नहीं जाना है, ठीक है। तो ये यहाँ से देखें, बाकी यूकेपीएससी वालों का सब कुछ हो रहा है भाई, आप लोग जरूर बताते रहें। एक्सॉर की बात की थी तो आधा एक्स बनाया और आधा और बनाया, तो ये बन गया एक्सॉर, ठीक। एक्सनॉर बनाना है मुझे तो मैं क्या करूंगा, एक्सॉर बनाऊंगा और उसके आगे क्या लग दूंगा, नॉट लगा दूंगा, ठीक है। नॉट को दिखाने के लिए हम सिंपल बबल लगा देते हैं, तो ये हमारा एक्सॉर हो गया, ये हमारा एक्सनॉर हो गया। ध्यान से देख लो, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा पहचानने का ही है कि मुझे पहचान में आ रहा हो, सही है। अब दूसरी बात पे आते हैं। दूसरा मैंने क्या कहा कि यहीं से इसके लिए मुझे इसका एक्सप्रेशन पता होना चाहिए, ठीक है। एंड का मतलब होता है गुणा, ठीक है, और का मतलब होता है जोड़, ठीक है। नॉट का मतलब होता है, भाई नॉट मतलब नहीं, मतलब उल्टा, सही है। तो बस अब मुझे ये याद रखना है, एंड मतलब अगर दो इनपुट ए और बी है तो दोनों का क्या आएगा, गुणा मल्टीप्लाई, ए डॉट बी। ए और बी है तो ए प्लस बी, यहाँ ए है तो ए बार या ए नॉट, कुछ भी लिखो। नैंड कह रहा हूं तो पहले मुझे याद आया कि एंड था मतलब ए डॉट बी था, और नॉट का मतलब बार लगाने से होता था। ऐसे ही नॉट देखूंगा तो ए प्लस बी का होल बार, ठीक है। अब एक्सॉर और एक्सनॉर की बात, ठीक है। इनके एक्सप्रेशन अगर याद नहीं है तो ध्यान से देखना, हमें याद क्या रखना है, एक्सॉर होगा तो मुझे याद रखना है डिफरेंट, ठीक है। एक्सनॉर होगा तो मुझे याद रखना है सेम। इतनी बात याद हो गई, डिफरेंट और सेम, सही है। अब डिफरेंट का मतलब समझो कि डिफरेंट का मतलब क्या है कि अगर ए मैंने सिंपल लिखा तो डिफरेंट करना है तो बी को बार लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैंने ए को बार लगाया है तो इसका मतलब बी को नॉर्मल है, बन गया एक्सप्रेशन, सही है। मुझे डिफरेंट करना था तो डिफरेंट पे मैंने क्या कहा कि अगर मैं ए नॉर्मल लिख रहा हूं तो बी को बार लिख, ए को बार लगा रहा हूं तो बी को नॉर्मल। अब दूसरा केस मैंने क्या कहा था, सेम का कहा था, तो उस हिसाब से क्या आएगा, ए डॉट बी या फिर ए बार डॉट बी। भैया तो दोनों पे बार या तो दोनों पे नहीं बार, तो सेम हो गया ये भी याद। तो ये इतने आपके हर एक लॉजिक गेट का एक्सप्रेशन आपको याद हो, ठीक है।
सिंबल और उसका एक्सप्रेशन ये याद हो गया। अब मैं आता हूँ अपने क्वेश्चन पे। मैंने क्वेश्चन को देखा, क्वेश्चन को समझा, तो सबसे पहले मुझे एग्जाम में भी यही करना है कि मैंने देखा कि जो मेरा पहला सिंबल है वो कुछ ऐसा है, ये और इसके आगे गोला भी लगा है। अगर ये सिर्फ इतना होता तो ये और था, आगे बबल है तो मतलब इसको मैंने देखा ये सिर्फ डी की शेप, तो ये हमारा क्या है, एंड है। फिर मैंने इसको देखा तो ये आपका यहाँ है और इसके आगे बबल भी है, तो इसका मतलब नॉर। सही है। अब फिर से आता हूँ आगे से। इनपुट क्या है, ये ए जा रहा है और ये यहाँ से, ये ए था और ये क्या आपका यहाँ से ये जुड़कर यहाँ पे बी आ रहा है। और मतलब जोड़ने से होता था तो a प्लस बी का बार। ऐसे यहाँ से आया कि ये b था, ये a था, तो ये कैसा आ जाएगा, a डॉट b आ जाएगा। इतना सही है। ठीक। अब देखो यहाँ से अगर लिखता हूँ तो दोनों को जोड़ना था। पहला इनपुट क्या आ रहा है, a प्लस बी का बार आ रहा है, फिर प्लस किया और प्लस a डॉट और होल बार, क्योंकि बार पूरा इसकी वजह से है। इतना सही है। ओहो, नहीं, 2 बार की तो छोड़ो, क्वेश्चन में वैल्यू दिया हुआ है, हमें सिंप्लीफाई नहीं करना है, वो तो मैंने पढ़ा ही नहीं। पर अगर क्वेश्चन मुझे सिंप्लीफाई करना होता तो अच्छी बात है, वो भी हो गया है, क्योंकि वैल्यू वाला तो मैं 1 मिनट में करवा दूंगा। ठीक है। तो अब इसमें क्या करना है भाई आपको, कि अगर मुझे एक्सप्रेशन निकालना होता, मैंने क्वेश्चन को ही चेंज कर दिया, वो क्वेश्चन नहीं किया जो अभी दिया हो, मैं इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करा रहा हूँ, तो ऐसे करना था। लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करना है, राइट हैंड तक पहुंचना है। कभी भी इधर से स्टार्ट नहीं करना है, कंफ्यूज हो जाओगे। उधर से स्टार्ट करना है, स्टेप वाइज स्टेप आगे आते जाना है। इसके बाद एक थ्योरम आती है डिमॉर्गन्स की। ठीक है, या तो वो, चलो डिमॉर्गन्स ही लगा लेते हैं। तो डिमॉर्गन में आपको याद रखना है सिंपल सा कॉन्सेप्ट। देखो एक लाइन लिख रहा हूं, ब्रेक द लाइन, लाइन को ब्रेक करना है, और ब्रेक द लाइन, और दूसरा क्या करना है, चेंज द साइन। बस ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखना है कि ब्रेक द लाइन एंड चेंज द साइन। देखो कैसे, ये पूरी लाइन थी ना, अगर इसको ब्रेक करूंगा तो जहां जहां ब्रेक करूंगा वहां वहां साइन चेंज करूंगा। देखो कैसे, मैंने कहा कि पहले पूरी लाइन थी, इतने तक मैं 1 लेकर चला, तो मैंने कहा कि a प्लस बी का ये बार तो पहले से था। अब ऊपर वाली लाइन को तोड़ता हूं तो ये आ गया इस पे, बीच में क्या है, प्लस, तो प्लस की जगह माइनस नहीं, प्लस या डॉट चलता है, तो ये प्लस का हो गया डॉट, और ये आ गया a डॉट बी पहले से था, इसके ऊपर बार आ गया। माइनस माइनस का प्लस होता है जो कैंसिल हो गया, तो ये बच गया a प्लस बी। अब फिर से यहाँ इस लाइन को तोड़ो तो ये हो जाएगा a बार b बार, और चेंज साइन मतलब डॉट की जगह प्लस, यही होगा। अब a प्लस बी, a बार डॉट b बार, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा a डॉट b बार। पूरा लिखूं, मैंने सीधे सिंप्लीफाई करके लिख दिया था। अगर इसको मल्टीप्लाई करते हो तो कैसे आएगा, a डॉट a बार, पहले इसकी a की मल्टीप्लाई करोगे, प्लस a डॉट b बार, ये तो हो गया a का मल्टीप्लाई। दूसरा देखते हैं यहीं से b का, तो ये आ जाएगा a बार डॉट b और b डॉट b बार। अब एक बात देखो कि a और a बार जब भी एक और दूसरा कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाई होगा तो कितना आता है, 0। ये कितना आता है, आंसर कितना बचेगा बीच का, a इंटू बी का बार और a बार डॉट b बार। ये एक्सप्रेशन किसका था, एक्सॉर का था, तो हमारा क्या आ जाना था, a एक्सॉर को ऐसे दिखाते हैं और b। ये तो एक्सप्रेशन हुआ इसका सिंप्लीफाई होके, ये करना नहीं था हमें पास। ठीक है, हमें करना क्या था, यहाँ पे इसको 0 और 1 रख के चलना था। तो अब जरा ध्यान से देखना, हाँ वो आसान काम है जो वैल्यू रखने वाला है। मुझे क्या रखना है कि पहले केस में a बराबर 1 और b बराबर, अच्छा ठीक है, a एंड b आर 1, एंड इसके लिए है फिर, तो a भी 1 है b भी 1 है। ध्यान से देखना भाई सभी लोग, अब तो सीधे रख सकते हैं, पर अगर मैं ये नहीं करता, अभी तो हमने निकाल लिया तो अब रख सकते हैं, पर हमें एग्जाम में करना नहीं है ये सब। ऐसा उसी स्थिति में करना अगर ABCD में आंसर दिया होता। ठीक है, मुझे अगर एग्जाम में वैल्यू दी हुई तो मैं डायरेक्ट वैल्यू रखूंगा। a और b को मैंने 1 1 रखा, तो यहाँ से कैसा आना था भाई,
1 + 1 का होल बार, ये प्लस है, लॉजिक है, तो 1 + 1 1 होता है, उसका कॉम्प्लीमेंट 0। ऐसे यहां से देखूंगा 1 × 1 1 होता है, सही है, तो ये आपका 0 और ये 1, फिर 1 + 0 करूंगा तो 1 और कॉम्प्लीमेंट, तो पहले केस में तो आंसर क्या आना है 0, इसका मतलब इन दोनों में से एक आंसर है, ये दोनों गलत है, सही है। अब दूसरे केस को रखते हैं, दोनों 0, तो ये 0 ये 0, 0 + 0 0 + 0 और बाहर तो 1 आ जाएगा, फिर नीचे से देखोगे तो 0 + 0 नहीं 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 0 × 0 0 और वो बार यहाँ क्या है, सिर्फ एंड है तो 0 आएगा। 0 + 1 का बार तो कितना आना है, तो दूसरा भी 0, मतलब ये गलत है, ऑप्शन ए सही है। तो मेरे पास जैसा क्वेश्चन था तो मैं सीधे वैल्यू रखूंगा, अगर एक्सप्रेशन पूछा होता तो जो पहले किया वो करता, सही है, दोनों चीजें हो गई इसमें, ठीक है इतना। नेक्स्ट, अबे बेसिक कंप्यूटर पढ़ा होगा 5वीं क्लास तक, 5वीं क्लास की एक उसकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बुक आती है, आज भी आती है। HLL का मतलब हाई लेवल लैंग्वेज होता है, हैं? असेंबलर मुझे पूछ रहा है कि ऐसा जो निमोनिक्स को चेंज करता है, भाई तुम लोगों को पता होना चाहिए TG2 में कंप्यूटर कंपलसरी होता है, जिनका TG2 का एग्जाम है, कि हमारा क्या करता है कंप्यूटर प्रोग्राम जो कन्वर्ट करता है निमोनिक्स को, भाई UKPS वालों को लिखवाया था ये सब कुछ, वो अलग बात है कि तुम भूल चुके शायद। निमोनिक्स की अगर मैं बात करता हूँ तो ये यूज होता है आपका असेंबली लैंग्वेज में, ठीक है, असेंबली लैंग्वेज को लिखने का जो पैटर्न होता है उसे निमोनिक्स कहते हैं, जो कि इंग्लिश वर्ड्स का, वो इंग्लिश लेटर्स का ग्रुप होता है। मुझे पूछ रहा है कि जो कन्वर्ट करता है निमोनिक्स को किसमें, मशीन कोड में, तो ये आपका यहाँ मैंने क्या कहा कि इनपुट हमारा निमोनिक्स है, असेंबली लैंग्वेज है, और कोई ऐसा बीच में पार्ट है जो इसको कन्वर्ट कर रहा है किसमें, मशीन लैंग्वेज में, मशीन कोड में, जिसे कंप्यूटर या माइक्रो प्रोसेसर समझ सकता है। तो ये कौन करता आपका, ये काम करता हमारा असेंबलर। असेंबलर जनरली क्या करता है आपका, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में, और असेंबली लैंग्वेज लिखी किस में गई होती है, निमोनिक्स, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा हमारा असेंबलर। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो आपके माइक्रो प्रोसेसर में पढ़ाया जाता है, ठीक है, बेसिक ऑफ कंप्यूटर में भी आप इसे पढ़ते हैं, ऑप्शन ए, ठीक है, PLC में भी पढ़ा होगा, है। डिबगर होता है जो एरर छांटने के लिए यूज होता है। फॉर्ट्रेन एक लैंग्वेज है, HLL मुझे भी ध्यान नहीं है क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज भी हो सकता है, वैसे मुझे लगता नहीं, मैंने HLL पढ़ा नहीं। हाई लेवल लैंग्वेज होगा तो फिर ठीक है, जैसे हमारी क्या होती है C और C++ होती है। टेराबाइट की बात कर रहा है, मैंने क्लास में लिखवाया था, जिन लोगों को पढ़ाया था, 2⁻10, फिर 2⁻20, फिर 30, फिर 40 और 50, अभी 50 तक ही चल रहा हूँ, वैसे 100 तक लिखाए हैं पूरे। 10 की बात करता हूँ तो ये हम जानते हैं, निकाल लेते हैं इसको, कि ये कितना होता है, 1024 बाइट होता है, ठीक है, या इसी को हम क्या कहते हैं, 1 किलोबाइट कहते हैं, 1 KB कहते हैं। ये होता है आप लोगों का 1 MB मेगाबाइट, ये होता है आप लोगों का 1 गीगाबाइट, 1 टेराबाइट, और फिर 1 पेटाबाइट, यही होता है। तो 2⁻10 को क्या लिखते हैं, किलो लिखते हैं, नहीं, तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं तोड़ सकता हूँ, 2⁻10 × 2⁻10, ठीक है, इसको कैसे लिख सकता हूँ, मैंने कहा 2⁻20 × 2⁻10, ऐसे मैंने इसको तोड़ा 2⁻30 और × 2⁻10,
फिर ऐसे मैंने इसको तोड़ा 2 की पावर 40 इंटू 2 की पावर, ऐसे कर सकते हैं। ठीक, अब इसको थोड़ा और आगे बढ़ाया कि 2 की पावर 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1024 आता है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और 2 की पावर 10 को क्या लिख सकता हूँ, तो 1024 किलोबाइट होगा। ऐसे ही 2 की घात 10 को मैंने हर जगह पर 1024 लिख दिया। ठीक है, ये आ जाएगा फिर से 1024, फिर ऐसे ही ये भी आपका 1024। ठीक है, और हर केस में अगर आप देखोगे तो ठीक पीछे वाला लिखा जा रहा होगा। तो यहाँ 2 की पावर 20 कितना होता था, MB, तो ये आ जाएगा 1024 MB। ऐसे ही 2 की पावर 30 गीगा, तो ये GB, फिर ऐसे ही TB। और अब अगर मैं क्वेश्चन पर आऊँ तो मुझे क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1 TB बराबर कितना होता है। तो 1 TB को अगर मैं शॉर्टकट लिखता तो मेरा 2 की घात 40 आ जाता, और शॉर्टकट नहीं दिया हुआ है तो वो ऐसे दिया हुआ है 1024 गीगाबाइट। तो अपना आंसर क्या होना था, ऑप्शन ए होना था। ये सारे क्वेश्चन जो अभी चल रहे हैं इनको बेसिक आप कंप्यूटर में लेके चलिए या माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, कई सब्जेक्ट में आपका सेम चलता है। ठीक है, नेक्स्ट। विच टाइप ऑफ फीडबैक नेटवर्क इज यूज्ड इन फेज शिफ्ट ऑसिलेटर। देखो, जिसको नहीं पता है थोड़ी सी बातें बता देता हूँ। ऑसिलेटर की बात करेगा ना, तो ये 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, ऑसिलेटर अगर लेकर चलता हूँ तो 2 टाइप के होते हैं। एक होता आपका लो या फिर ऑडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, ठीक है, और एक होता आपका हाई और रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। ठीक है, 2 टाइप के हमारे ऑसिलेटर होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, यहीं से आगे बढ़ा कि लो फ्रीक्वेंसी के ऑसिलेटर 2 टाइप के होते हैं। पहला फेज शिफ्ट, ठीक है, फेज शिफ्ट ऑसिलेटर, और दूसरा आता आपका वेन ब्रिज ऑसिलेटर। ठीक है, सेकंड क्या आ जाता है, वेन ब्रिज ऑसिलेटर। हाई फ्रीक्वेंसी जो होते हैं वो 4 टाइप के हैं। सबसे पहला आपका हार्टले, ठीक है, फिर आता आपका कॉलपिट्स, ठीक है, फिर आता आपका क्लैप ऑसिलेटर, और लास्ट सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला ऑसिलेटर क्रिस्टल ऑसिलेटर। ठीक है, सबसे ज़्यादा यही ऑसिलेटर यूज़ होता है। अब देखिए, इनके लिए अब सीधे कॉमनली आपको याद रखना है कि लो फ्रीक्वेंसी वाला कोई भी होगा तो उस केस में जो फीडबैक नेटवर्क बनेगा वो किससे बनेगा, रजिस्टर एंड कैपेसिटर से। हाई फ्रीक्वेंसी वाला कोई भी सर्किट होगा उसके लिए जो फीडबैक बनेगा वो आपका इंडक्टर एंड कैपेसिटर से। बस सिंपल सी कहानी खत्म। मुझे पूछा फेज शिफ्ट था, तो फेज शिफ्ट कहाँ आता है, लो में आता है। लो में आता है तो उस हिसाब से क्या आना था, RC आना था। ठीक है, यही चीज को अगर मुझे चारों में से नीचे कोई भी पूछ देता तो फिर अपना क्या आ जाता, LC आ जाता। ठीक है, लो में RC और हाई में आपका LC। नेक्स्ट, आइडियल ओपैम्प की बात कर रहा है बैंडविड्थ। ऑपरेशनल एम्पलीफायर ओपैम्प की बात कर रहा है और कैसा आपका आइडियल है। ठीक है, तो देखो, हमें सिंपल सी जो बात याद रखनी है वो कैसे रखनी है, यहाँ से ध्यान से देखिएगा कि आइडियल ओपैम्प की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, तो ध्यान से देखना, ये आ गया आपका वोल्टेज गेन सबसे पहला। ठीक है, दूसरा मैंने कहा बैंडविड्थ। ठीक है, तीसरा मैंने कहा इनपुट इम्पीडेंस। ठीक है, चौथा मैंने यहीं से कहा ना, आउटपुट नहीं कह रहा हूँ अभी, कॉमन मोड गेन कह देता हूँ। नहीं, कॉमन नहीं, पहले डिफरेंशियल कहता हूँ, डिफरेंशियल मोड गेन। फिर अगली बात आती है आपकी कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। फिर आता आपका सप्लाई वोल्टेज रिजेक्शन रेशियो। ठीक है, ये सब पैरामीटर्स को मैं इस तरह से लेकर चला। ठीक है, देखें तो ये जितने पैरामीटर हैं, अगर आइडियल ओपैम्प की बात करेगा तो ये सब के सब आपके इन्फिनिटी होते हैं। अरे तो इसी को तो कहते हैं। ठीक है, सप्लाई वोल्टेज रिजेक्शन रेशियो को ही तो कहते हैं। ठीक है भाई, अगर इतनी बात आ जाएगी तो ये सारे कैसे होते हैं, आपके इन्फिनिटी होते हैं। और अगर मैं यहीं से बात करूं तो मैंने यहां से कहा सबसे पहला इनपुट इम्पीडेंस, ओ
आउटपुट इम्पीडेंस, ठीक है। और दूसरी बात मैंने यहाँ से कही कॉमन मोड गेन। अच्छा, यहाँ एक और नाम को जोड़ लेना यहीं से, स्ल्यू रेट, ठीक है। स्ल्यू रेट भी आइडियली कैसे होता है आपका, इन्फिनिटी। यहाँ की अगर मैं बात करूँगा तो ये दोनों पैरामीटर कैसे होते हैं आपके, 0 होता है। बस 2 0 होते हैं, बाकी सब इन्फिनिटी होते हैं। सीधे दिमाग में ऐसे याद रखना कि इन दोनों को छोड़ के सब इन्फिनिटी होता है, सही है। तो कभी भी पूछ देगा आइडियल बस लिखा होना चाहिए, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा। हमारा जो राइट आंसर होना था दैट इज ऑप्शन ए, ठीक है। छोटी छोटी चीजें हैं आपको याद रखनी है। मुझे सिर्फ एक बात याद रखनी है कि इन दोनों को छोड़ के सब इन्फिनिटी होता है। ईडीएम का मतलब डिफरेंशियल मोड गेन होता है, एसीएम का मतलब कॉमन मोड गेन होता है, ठीक है। डिफरेंशियल मोड गेन और दूसरा होता है कॉमन मोड गेन। बटे सिंगल बाइनरी डिजिट को क्या कहते हैं, ये तो सबको आना चाहिए वैसे, ठीक है। कि सिंगल बाइनरी डिजिट की अगर मैं बात करता हूँ तो ये होता है आपका बिट, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया आपका, सिंगल बाइनरी हो गया, ठीक है। अगर सिंगल बाइनरी की बात कर रहा है तो बिट, बाइट होता आपका 8 बिट का समूह, 8 बिट। निबल होता आपका 4 बिट, 2 नहीं होता है, 4 बिट का ग्रुप होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर मैं देखूं सिंगल बाइट क्या आना था आपका, ऑप्शन ए। मिनी बाइट कुछ होता नहीं है, ठीक है, ये कुछ नहीं होता, सही है। तुम क्या मुंह में कुछ रखा हुआ है, हाँ। कभी पता चले पान थूकने की कोशिश कर रहे हो, वो भी हाथ पे ही। थूकने की जगह मैंने कल बताई थी वैसे तुम्हें, इंतजार करना कि कोई जमा ही दे बस, हैं। नहीं नहीं, मैं तो वेल प्रिपेयर्ड है, तो मेरे सामने पे लेना तुम और सामने बैठ के दिखाना ना। मैंने अगर वो कारनामा करके दिखाया तब बोलना, बस मेरे सामने रहना, हैं। अरे हाँ, हर टाइम तैयार है। तुम करके तो देखो एक बार, यहाँ पे खड़े रहना बस। डेसिमल इक्विवेलेंट बताना है एक हेक्साडेसिमल नंबर का। चलो इसको फटाफट करवा देता हूँ, कुछ लोगों को नहीं पता है क्योंकि ना, मुझे बताना है डेसिमल। डेसिमल मतलब दशमलव, दशमलव। दशम का मतलब क्या होता है, 10 होता है, ठीक है। तो बेस 10 मुझे बताना है। हेक्सा डेसिमल मतलब आप अगर इसको लिखें कि हेक्सा और डेसिमल, तो डेसिमल का मतलब 10 और हेक्सा मतलब 6। तो इसका मतलब मुझे दिया क्या है, 16 में दिया। इस 16 से इसका क्या बताना है, 10 बता। ये अभी क्वेश्चन है। अब नंबर देखो, ये नंबर है, बताइए जरा। मुझे कभी भी किसी भी बेस से, ध्यान से सुनना, कोई भी बेस हो, किसी भी बेस से, ठीक है, कोई भी बेस है, किसी भी बेस से मैं कहाँ जा रहा हूँ, डेसिमल में जा रहा हूँ, ठीक है। मुझे डेसिमल चाहिए, मैं डेसिमल में जा रहा हूँ। तो मुझे क्या करना है, राइट से चलना है लेफ्ट, ठीक है। राइट बोले तो इधर से चलना है इधर को, ठीक। राइट से लेफ्ट चलना और क्या करना है, इंक्रीजिंग पावर से मल्टीप्लाई करते हुए, ठीक है। ये क्या करना है मुझे, इंक्रीजिंग पावर से मल्टीप्लाई करते हुए और फिर क्या करना है, ऐड करना है। अगर आपको इतना भी याद आ गया कि राइट से लेफ्ट, तो खुद समझ आओगे क्या करना था। तो सबसे पहले मैंने देखा बी, बी गुणे बेस कितना था इसका, 16, तो 16 की घात 0, ठीक है। फिर दूसरा क्या आपका एफ, जोड़ते जाना इनको, एफ गुणे 16 की घात 1। फिर अगला क्या है, दोनों 0 हैं तो करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ भी 0 इंटू आएगा और यहाँ भी 0 इंटू आएगा। ये 16 की घात 2 आ जाएगा, ये 16 की घात 3 आ जाएगा। अरे एस तो हेक्साडेसिमल दिखाता है, ये जो h है ये हेक्साडेसिमल के लिए हम 16 भी लिखते हैं या h भी लिखते हैं, ये तो बेस है इसका, उस h का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये आपके बेस या रेडिक्स को दिखा रहा है यहाँ पे। अब देखें, अब इसको जोड़ो। b की पहले बात आती है कि b होता कितना है, तो आपको सिंपल सी बात याद रखनी है कि a b c d e और f। a होता है 10 और ये f होता है
15, बस 20 की एंट्री करते जाओ। ये 11, 12, 13 और 14। हमारे पास कितना दिया है? b, तो b का मतलब कितना होगा? 11 होगा। तो 11 गुणे किसी की घात 0 होता है तो 1, प्लस f कितना होता है? 15 गुणे 16, निकल जाएगा कितना? आ रहा है भाई? कोई और भी निकाल लो जरा। यही है, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट, अभी तो बताया था 4 बाइनरी बिट के समूह को क्या कहते हैं? निबल कहते हैं। ऑप्शन सी आंसर था कि 4 का जो ग्रुप होता है उसे क्या कहते हैं? निबल कहते हैं। नो ऑपरेशन होता है, कमांड होती है, ठीक है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत एग्जाम में रिपीट करता है। मोबिलिटी का मात्रक यूनिट म्यू इज इक्वल टू वीडी बाई ई। वीडी का यूनिट मीटर पर सेकंड, ई का यूनिट वोल्ट पर मीटर। उस हिसाब से ये सबसे ऊपर और ये यहाँ, तो मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड, और यही मुझे दिया हुआ भी है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है? ए, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड, ऑप्शन ए। अब थोड़ा तेज चलता हूँ, नहीं? अगला, क्या था इसका मतलब? सिलिकॉन डाई ऑक्साइड। ये लेयर किसका काम करती है? इंसुलेटर का काम करती है, ठीक है। जो कि किस चीज के लिए यूज होता है? आइसोलेशन के लिए यूज होता है। आइसोलेट करता है किसको? मेटल और सेमीकंडक्टर को। दोनों के बीच में एक गैप को बनाने का काम करता है। नेक्स्ट, अरे अभी तो कहा था। मुझे सिंपल सी बात याद रखनी है कि एक आउटपुट इम्पीडेंस और एक कॉमन मोड गेन, ठीक है। बस ये दोनों 0 होते हैं, बाकी सब इन्फिनिटी होता है। तो आंसर डी था। ये भी अभी बताया था। विच ऑफ द फॉलोइंग, ये कुछ टाइपिंग मिस्टेक किया इन्होंने। ये पक्का एंड था होगा, या तो ये और मतलब कुछ ना कुछ था होगा। अभी जैसा टाइप हो रखा है क्वेश्चन उस हिसाब से देखो। यूनिवर्सल पूछा है तो नैंड भी होता है और नॉर भी होता है। तो नैंड और नॉर दोनों यूनिवर्सल गेट होते हैं, ठीक है। एग्जैक्ट ऐसा था नहीं होगा क्वेश्चन, ठीक है। तो ऑप्शन ए एंड सी दोनों आंसर हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन पेपर में प्रिंट हो जाता है, ठीक है, तो वो नॉर्मलाइजेशन में जाता है। नहीं छोड़ना नहीं, आंसर मार्क करना है। और नॉर्मलाइजेशन में जाता, काउंट नहीं होता है। मुझे क्या बताना है? हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट बताना है। डेसिमल 87 है। अगर हेक्साडेसिमल में जाना है तो जिसमें जाना है उससे डिवाइड करो। यहाँ रिमाइंडर नोट करो। 16 दूने 32 कितनी बार जा रहा है? कितना बचा? बस खत्म हो गया तो यही, ठीक है। अब डिवाइड हो नहीं सकता है, तो उस हिसाब से जब इसको लिखेंगे तो यहीं से स्टार्ट करना है ऊपर की तरफ को, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5, 7 और बेस 10। तो ये अपना आंसर हो गया 57, ठीक है। ये तो सिंपल एक ही लाइन में हो गया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, अभी इतना थोड़ी सोचना है। तो यहाँ देखूंगा तो नैंड के लिए प्रॉपर समझाया था कि ये बना कैसे था आपका? N4 नॉट और प्लस एंड, यही तो था। ऐसे अगर नॉर की बात करता हूँ तो N4 नॉट और प्लस और, ठीक है। बाई सिंबॉलिक अगर मैंने रिप्रेजेंट भी किया था कि मैंने सिंपल क्या कहा था
ये इस तरह से जब स्टैंडर्ड बनाते हैं तो एंड होता है, ठीक है, फिर इसके आगे क्या लगता है, नॉट लगता है, इसी को सीधे बबल बना देते हैं। ऐसे यहाँ देखोगे तो ऐसे हमारा क्या होता है, और होता है, और इसके आगे नॉट लग जाता है, सही है। तो ये आ गया। तो क्वेश्चन अगर नॉर के लिए पूछा होता तो ये आंसर हो जाता, बाकी ये एंड और नॉट, ऑप्शन डी। डेसिमल निकालने के लिए क्या किया था, वह डिवाइड नहीं किया था। डेसिमल में जाना है तो में मतलब मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, डेसिमल में मतलब मल्टीप्लाई आ जाएगा। तो 55 था तो 55 को हमने कैसे लिखा, पहला 5 आना था तो 5 गुणे कितने में था ये, 8 में। ऑक्टल का मतलब 8 से होता है कि ये जो नंबर है मेरा ये ऐसा है, मतलब मल्टीप्लाई 8 की पावर 0, इसको लिखूंगा तो 5 गुणे 8 की पावर 1, दोनों को जोड़ देना है, 35 या 45, 5 आ गया और 40 आ गया, दोनों को जोड़ दो। अभी यूकेपीएससी वालों को पता चल रहा है या ऐसे बैठे हुए हो, बहती गंगा में हाथ धो रहे हो बस अब, हैं? ये सारे क्वेश्चन आपके पेपर के ही आए हुए हैं, ऐसा भी नहीं है कि खुद से कहीं से प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, और लास्ट ईयर के पेपर के क्वेश्चन हैं, ऐसा भी नहीं है बहुत पुराना पेपर हो। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। अच्छा एक और बात बता दूं, ये लोग जो जवाब दे रहे हैं इनको ये पढ़ाया नहीं है अभी तक, ठीक है, आप लोगों को पढ़ाया है तब भी आप चुप बैठे हुए हैं। मुझे न्यूनतम नैंड गेट बताने हैं इस एक्सप्रेशन को बनाने के लिए। इस टाइप के क्वेश्चन में सुने मेरी बात को, सबसे पहले आपको एक्सप्रेशन को पकड़ के ये देखना है कि क्या ये कुछ सिंप्लीफाई तो नहीं हो रहा है। नैंड और नॉर के तो छोड़ो, इसको सिंप्लीफाई करो। मुझे इसको देखकर ही एक बात समझ आई कि यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तीनों जगहों से ए कॉमन लेता हूँ। पहली जगह पे बचेगा 1, दूसरी जगह पे बी, तीसरी जगह पे क्या बचेगा, बी बार और सी, यही आना था। डिजिटल का एक रूल होता है बाइनरी डेटा का कि कितना भी बड़ा फंक्शन अगर एक ऐड हो गया कहीं पे तो ये पूरा एक बन चुका, ये पूरा 1 हो जाएगा। तो a इंटू 1 करूंगा तो कितना आएगा, a। कितने इनपुट हैं, नैंड में कितने होते हैं, तो यहाँ कोई नैंड की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे किसी भी गेट की जरूरत नहीं है, नो गेट रिक्वायर्ड। इवन नैंड नॉर कुछ भी पूछता, अगर सिंगल इनपुट आ रहा है तो मुझे किसी गेट की जरूरत नहीं है। भाई मुझे ए इनपुट देना है तो मैं क्या करूंगा, ये ए है, बात खत्म, कोई गेट थोड़ी लगाऊंगा अब, ठीक है, सीधे सिंगल इनपुट है तो लाइन जोड़ूंगा ना सीधे, उस हिसाब से इवन वो नैंड नॉर कुछ भी पूछता, यहाँ कोई गेट नहीं लगेगा आपका, तो आंसर आना था आपका 0, ठीक है। गेट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है, गेट में इलेक्ट्रॉनिक्स में ही आया हुआ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो आपके इलेक्ट्रिकल के एग्जाम में पूछा गया। कोई भी गेट दे दे, नॉट देगा तो ये आउटपुट आएगा नहीं ना, फिर तो कॉम्प्लीमेंट आएगा। हाँ तो कॉम्प्लीमेंट लाना नहीं है ना, एक्सप्रेशन दिया हुआ है। हाँ हाँ तो तब नॉट लगता। डिजिटल सिस्टम ऑपरेट्स ऑन, अभी थोड़ी देर पहले मैंने चिल्ला चिल्ला के कहा था कि डिजिटल मतलब बाइनरी, कि जहां डिजिटल आएगा इसका मतलब क्या है, 0 1 बाइनरी से, तो ये आ गया ऑप्शन ए। ये जो जमाई ले रहा है ना बगल वाला, प्रॉपर तैयार रहे हर कोई, हाँ मुंह भर के रखें अपना प्रॉपर, जैसे ही जमाई आए सामने वाले के देख पिचकारी सीधे मुंह पे, तो यहां से जब तक आऊंगा तब तक तो मुंह बंद कर देगा। एक और ऑप्शन है पर वो ऑप्शन लगाया नहीं जा सकता यहाँ। कौन सा आ रहा है, इसने एक बात लिखी है एडिशन, और बाइनरी एडिशन लिखा है, मतलब जोड़ना है, ठीक है, तो 1 प्लस 1 और प्लस 1, यही तो करना है। पहले मैंने 2 ही जोड़ लिए, चलो छोड़ो, कि इसको जोड़ता हूं तो 1 + 1 कितना आता है, 0, वो लॉजिकल में होता है, ये एडिशन करा रहा है, ऐड करा रहा है,
ठीक है, लॉजिक गेट नहीं है, ऐड करा रहा है, 1 और 1 को जोड़ूंगा तो 0 आता है, 1 आ जाता है तो ये आ गया 1 0, अगर सिर्फ इतना जोड़ना होता। ठीक है, जोड़ना इसके साथ एक और है, तो ये एक को मैं और लेकर चला +1, तो कितना आ जाएगा 1 1। ठीक है, डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ गया आपका ऑप्शन डी। सब क्वेश्चन यूकेपीएससी के लास्ट टाइम के पेपर के। सही है। नेक्स्ट, वो किसी जमाने में एक चलता था ना कि जिस क्वेश्चन में ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव है वही आंसर है, तो सेम वही था यहाँ पे, क्योंकि प्रीवियस ईयर कोई क्वेश्चन है ईएससी का तो सीधे आंसर था ऑल ऑफ द अबव। आप लोगों को क्लास में ये सारे लिखवाए हैं कल। ठीक है, कि एप्लीकेशन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का कहाँ हो। तुम यस क्यों कर रहे हो, तुम्हें कब लिखाया बे? इन लोगों को लिखवाया है कल, यूकेपीएससी वालों को। अगला, अरे ऐसी फंडामेंटल में पढ़ा होगा, मुझे क्या बताना है? आरएमएस वैल्यू बतानी, क्या होता है? IM/√2। √2 का वैल्यू कितना होता है? 1.414। डिवाइड करते हैं तो फिर कितना आता है? 0.707 इंटू मैक्सिमम करंट। ठीक है, तो ये तो याद होगा सबको। कौन सा है ये? हम लोग एसी फंडामेंटल में भी पढ़ते हैं और एनालॉग में भी पढ़ते हैं, रेक्टिफायर। नेक्स्ट, तो ये आप लोगों को सबको बताया हुआ है कि जीनर डायोड किस में काम करता है? रिवर्स में। ऑप्शन बी है जी, नहीं होता है, वो सिर्फ टनल में है, मैंने कहा भी था। ठीक है, उसमें दोनों होते हैं। यहाँ पर अगर मैं बात भी करूँ रिवर्स में, और कौन कौन काम करता है आपका? और कौन करता है रिवर्स में काम? जी जी जी, सबसे पहले तो एवलांचे ही है, और वैरेक्टर। एवलांचे हो गया एक, वैरेक्टर हो गया दो, और वो तो दोनों वाला है, सिर्फ रिवर्स की चल रही है बात। और एक होता आपका, हाँ देख लो, पढ़ना मत कुछ घर जाके, पर फोटो डायोड हो गया। जीनर डायोड तो है ही, खैर ना, वो तो यहाँ चल ही रहा है। और अच्छा, फॉरवर्ड में कौन कौन करता है फिर? सबसे पहला पॉइंट कांटेक्ट डायोड। ठीक है, फिर शॉर्ट की, और एलईडी, लेजर, एसआरडी, टॉकले, और बाकी लिखवाते हैं आज, अगर टाइम बचा तो अभी लिखवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ आंसर क्या था? यहाँ का तो हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट, तीन ऑप्शन को देख के पता चल रहा है कि हमने नहीं सुना है, तो जाहिर सी बात है चौथा आंसर है, तो इतना क्या सोच रहे हो? पिन डायोड के लिए एक और बात, एक और क्वेश्चन आपका अक्सर रहता है कि ये हमारा क्या था? एक पहली डिवाइस थी जो एज अ माइक्रोवेव स्विच की तरह है। ठीक है, इसको जनरल यूज माइक्रोवेव स्विच की तरह भी होता है। मैंने आपसे कल भी कहा था कि माइक्रोवेव का मतलब क्या आपका? हाई फ्रिक्वेंसी से। तो ये स्विचिंग डायोड की तरह यूज होता है आपका कहाँ पे? गीगाहर्ट्ज पे या हाई फ्रिक्वेंसी पे। ऑप्शन डी आंसर है। वोल्टेज रेगुलेटर की तरह कौन यूज होता है आपका? जीनर। क्लिपर के लिए नॉर्मल डायोड, और हार्मोनिक रिमूवर के लिए डिटेक्टर सर्किट में होता है, नॉर्मल डायोड से हो जाता है। छोड़ो, मतलब की बात नहीं है अभी आपकी, ये भी बताया हुआ है। क्या था? कोलिजन, और इसी को क्या कहते हैं? इम्पैक्ट आयनाइजेशन। और क्या कहा था इसको? अबे कैरियर मल्टीप्लिकेशन। इसी को और क्या कहते हैं? कैरियर मल्टीप्लिकेशन। देख लो, अब जितनी चीजें लिखाई हैं सब कुछ पेपर में आई हुई भी।
ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा। पक्का? यहाँ पे अगर मैं लेकर भी चलता हूँ, मैंने कहा आयनिक होता है किसके लिए, इंसुलेटर कुचालकों के लिए, ठीक है। कोवेलेंट होता है सेमी कंडक्टर के लिए, म्यूचुअल बॉन्ड होता नहीं है। मेटेलिक मेटल में या फिर कंडक्टर्स में, याद है ना आंसर। तो ये आ गया आपका ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट, सेमीकंडक्टर की बात कर रहा है, ठीक है। ड्रिफ्ट होता है हमेशा किसके कारण, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण। डिफ्यूजन होता है मेजॉरिटी का। रिकॉम्बिनेशन होता है दोनों का, ठीक है। दोनों के मिलने के कारण जो आप लोगों का करंट फ्लो कर रहा है, और हमने कहा भी था कि ये सिर्फ सेमीकंडक्टर में ही होता है। इस हिसाब से जो आंसर था दैट इज ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। सब कुछ क्लास में पढ़ा हुआ है, ठीक है। देख रहे, मैंने गोला किया उस पर, वही तो करता है कि दिमाग खराब हो गया शायद। ये एसी को डीसी में करता है। जी 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 जी, दूसरे पे ज्यादा है ना पर। अरे तो मैंने ये थोड़ी कहा था ये आंसर है, मैं तो बस बता रहा था कि क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है। उसने डीसी टू एसी पूछा, एसी टू डीसी भी तो पूछ सकता था। आप फेंक दो। हाँ, कुछ दिन में जब पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सर पढ़ाएंगे तब पूछना इस बात को, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको ये, वैसे आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ेंगे, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। सिंपल मॉसफेट में जो होते हैं वही होता है, ड्रेन, सोर्स और गेट। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। है? सही तो है। अच्छा, इसी में अगर मैं देखूं तो ये तीन जो टर्मिनल ये है, ये किसका है, बीजेटी के हैं, ठीक है। यहाँ अगर मैं दूसरी बात करता, इसको अगर मैं देखता, तो ये आपके चाहे वो कोई भी एफईटी है सभी के हैं, सही है। नेक्स्ट, मैंने आपको बार बार क्लास में कहा था कि हर 10 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर बढ़ने पर, ठीक है, जो हमारा लीकेज करंट होता है वो कैसा हो जाता है, 2 गुना या डबल हो जाता है अपनी प्रीवियस वैल्यू का, ठीक है। उस हिसाब से आंसर कौन सा था, डी था, ठीक है। ये कैसे हो जाएगा, हर 10 डिग्री सेल्सियस पर ये चीज होती है, ठीक है। तो ये थे भाई यूकेपीएससी जेई का जो 2022 का पेपर रहा था, ठीक है। ये इतना क्वेश्चन आप लोगों का सिर्फ जो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स फर्स्ट और सेकंड के नाम से सिलेबस में दिया हुआ है उस पार्ट का था। इसके अलावा भी इलेक्ट्रॉनिक्स का जो पार्ट आप लोगों का कंट्रोल सिस्टम हो गया, एक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, वो सब अलग थे, वो इलेक्ट्रॉनिक फर्स्ट और सेकंड में नहीं थे, इसलिए मैंने वो करवाए भी नहीं। ये सिर्फ उतने क्वेश्चन थे जो इलेक्ट्रॉनिक फर्स्ट और इलेक्ट्रॉनिक सेकंड के पार्ट में थे, ठीक है। चलो, तो ये तो था आपका क्या, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। हो गया तुम्हारा बैग पैक? तुमको ज्यादा भूख ना लग रही? हाँ, हैं? सुबह कुछ खाए नहीं?